हेलो एवरीवन, मारवाड़ी बुल्स में आपका स्वागत है। आज हम फाइनेंस से रिलेटेड एक टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है। और हम इन्फ्लेशन पे एक पूरी सीरीज लाने वाले हैं जिसका पहला जो पार्ट है वो ये वाला वीडियो है, और उसके बाद दूसरे पार्ट्स आएंगे जिसके हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन को बीट कैसे किया जाता है इन्वेस्टमेंट के ज़रिए। तो आपने देखा ही होगा कि ज़्यादातर लोग जो है गवर्नमेंट को एक्यूज़ करते हैं और बैड इकोनॉमी के लिए या उनकी बैड पॉलिसीज़ के लिए, बट उनका व्यू पॉइंट कभी भी क्लियर नहीं होता इकोनॉमी से रिलेटेड कि इकोनॉमी किस तरह से वर्क करती है, किस तरह के अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं इकोनॉमी के अंदर। जो जिस तरह से हमने कोविड-19 को देखा जिसके कारण इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, बहुत बैड इफेक्ट हुआ। पर जब भी कोई चीज़ बॉटम पे हिट करती है तो हमेशा टॉप पे वापस जाती है। तो इवन इफ इकोनॉमी इज हिटिंग द बॉटम इट विल गो अप डेफिनेटली, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे सप्लाई होगी। बट तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। तो इन्फ्लेशन का जो सिंपली मीनिंग होता है वो होता है राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आइटम हम खरीदते हैं उसकी प्राइसेस में कंसिस्टेंटली अगर राइज होता रहे तो वो इन्फ्लेशन को शो करता है। एज ए एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मान लीजिए 2019 है ईयर, उसमें आपने कोई आइटम लिया है 1 kg का जो कि आपको 100 रुपीज़ का पड़ा है, और वही आइटम आप 2020 में मतलब 1 साल बाद में वापस खरीदते हैं उसी क्वांटिटी में 1 kg में, तो वही आइटम आपको 200 में पड़ रहा है। मतलब जो चीज़ 100 में पड़ रही थी वही अब आपको 200 में पड़ रही है। तो महंगाई दर जो है यहाँ पर 2 गुना हो चुकी है। एज अ आइडियल एग्जाम्पल हम इसे ले सकते हैं, ऐसा होता नहीं है इतना, बट एज आइडियल एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसे। तो आपको पता चल गया कि राइस किस तरह से होता है, पैसे की कीमत कम हो जाती है इन्फ्लेशन के अंदर। जो चीज़ आपको 100 में पड़नी चाहिए थी वो आपको 200 में पड़ रही है अगेन आफ्टर 1 ईयर। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है ईयर टू ईयर। आप दूसरी लाइन में ये देख सकते हैं कि जो लाइन है मैं उसका आपको मीनिंग बताता रहूँगा, आप और रेफरेंस से पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिंपली मीनिंग बताता रहूँगा। इट ऑल्सो डी वैल्यू अ पर्टिकुलर करेंसी। आपने देख ही लिया कि किस तरह से डी वैल्यू कर दिया हमारी करेंसी को। जो चीज़ हमें 100 में पड़ रही थी वो अब हमें 200 में पड़ने लगी। तो 100 रुपये की जो करेंसी है, जो 100 रुपये का जो नोट है, उसकी कीमत कम हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि वही प्राइस हमें अब हमें 200 पे मिल रही है, वही प्रोडक्ट हमें 200 का मिल रहा है। तो 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। ऊपर के तीसरे पॉइंट में भी यही लिखा है जो हमने एग्जांपल दिया 100 और 200 का कि जो सेम करेंसी है उससे हम बाय नहीं कर सकते, हमें मोर करेंसी की यूनिट है सेम गुड और सर्विसेज को बाय करने के लिए, सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को बाय करने के लिए हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब परचेसिंग पावर कम हो गई है। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से रिलेटेड हमने जो भी बात की पहली स्लाइड में वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जो भी इन्फ्लेशन जो है कंसिस्टेंटली बढ़ता रहता है उससे जो परचेसिंग पावर जो है वो कम होती जाती है, और पर्टिकुलर करेंसी जो है डिप्रिशिएट होती रहती है, उसकी वैल्यू जो है डिप्रिशिएट होती रहती है। सिंपली यही लिखा है। तो अब हम आ जाते हैं डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन के। यहाँ पर मैंने यूएसए का इन्फ्लेशन डेटा दे रखा है। जो भी डेटा अवेलेबल था वो सारा डेटा मैंने एनालाइज किया है, इंडिया का हो या यूएसए का हो। तो यूएसए का जो करेंटली में जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो है 5% के अराउंड, जो कि यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है और नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा है। जो डेटा ये यहाँ पे मैंने शो किया है वो है सीपीआई इन्फ्लेशन रेट। 2 प्रकार की इन्फ्लेशन रेट होती है, एक तो सीपीआई होता है और एक डब्ल्यूपीआई होता है। ज़्यादातर जो कंट्रीज होती है वो सीपीआई डेटा को कंसिडर करती है। सीपीआई मतलब कंज्यूमर बेस्ड, जो लोगों के बीच में महंगाई है उसको कंसिडर करना। तो अभी तक आप यहाँ पे डेटा में देख सकते हैं कि जो 2008 से पहले इतनी इन्फ्लेशन रेट यूएसए के अंदर कभी नहीं थी, और ये हाईएस्ट है 2008 के बाद। 5% इन्फ्लेशन रेट यूएस में हाईएस्ट है 2008 के बाद, और यही इन्फ्लेशन रेट है। और इसके बढ़ने का रीज़न क्या है ये स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि कोविड-19 के कारण जो है बहुत से लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया यूएसए के अंदर। यूएसए क्या पूरी दुनिया के अंदर बहुत लोगों बेरोजगारी में आ गए, बहुत अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इसके कारण हुआ है कि यूएसए गवर्नमेंट ने सोचा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा कि क्यों ना लोगों को कैश प्रोवाइड किया जाए, उनके बैंक अकाउंट्स तक पैसे डाले जाएं ताकि फिर से इकोनॉमी ग्रो हो। क्योंकि
लोगों के पास पैसा नहीं था और ना इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, तो लोगों के हाथों में पैसा देना ज़रूरी है। ये एक इकोनॉमी का पार्ट है, इकोनॉमी को ग्रो करने का एक पार्ट है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया, यूएसए गवर्नमेंट ने ये किया कि सब लोगों के बैंक अकाउंट्स में कुछ पैसे डिपॉजिट कराए, उनके बैंक अकाउंट में पैसे डलवाए। और इसके कारण हुआ ये कि जो कैश फ्लो था वो मार्केट में फिर से आ गया, और लोगों के हाथ में पैसे आ गए। तो पैसे आएंगे तो लोग कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदेंगे, और इससे इकोनॉमी ग्रो करती है। यही प्रोसेस रहता है इकोनॉमी का, कि कैश फ्लो होना ज़रूरी है मार्केट में, तभी इकोनॉमी ग्रो करेगी। लोगों का खरीदना ज़रूरी है, लोगों का मार्केट जाना ज़रूरी है, परचेस करना ज़रूरी है, परचेसिंग पावर बढ़ाना ज़रूरी है। और यही परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए यूएसए ने सब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे डलवाए। और जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये है इन्फ्लेशन रेट का ग्राफ जो कि यूएसए से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन रेट जो है प्रेजेंट में मई महीने के अंदर जो है 5% देखी गई। करंट डेटा जो कहता है यूएसए का वो है 5% इन्फ्लेशन रेट। और ये आप देख सकते हैं जो इन्फ्लेशन रेट में जो इंक्रीज हुआ है इस ग्राफ के अंदर, वो पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं जो कि पिछले साल के मई की तुलना में इस साल के जो मई महीने का जो ग्राफ है वो आप देख सकते हैं कि 5% इन्फ्लेशन रेट पे, मतलब इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुकी है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि रीज़न क्या है इन्फ्लेशन बढ़ने का। जो यूएसए की गवर्नमेंट ने लोगों के बैंक अकाउंट्स में जो पैसे डलवाए, वो पैसा आया कहाँ से। तो ये जानने के लिए आप पढ़ सकते हैं लाइन, दिस पास्ट ईयर अलोन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रिंटेड 21% ऑफ ऑल यूएस डॉलर्स इन एग्जिस्टेंस। मतलब इसका रीज़न ये रहा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए जो है, उन्होंने इसी साल के अंदर जो है सबसे ज़्यादा मनी प्रिंट की, न्यू करेंसी प्रिंट की। जो लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए न्यू करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी। और यही रीज़न रहा इन्फ्लेशन के बढ़ने का। मैंने पहले, जब भी मनी प्रिंटिंग होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और यही चीज़ यूएसए ने की है। जस्ट बिकॉज क्राइसिस के अंदर थे हम, कोविड-19 के अंदर थे, लोगों को उठाना ज़रूरी था उनकी अनएम्प्लॉयमेंट से, तो यूएसए ने काम किया। बट क्राइसिस के सिचुएशन में भी इन्फ्लेशन के बढ़ने का रीज़न यही है कि यूएसए ने जो प्रिंट किए हैं नोट इस साल में बहुत ज़्यादा किए हैं। मतलब आप मान लीजिए कि जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जितने भी नोट्स हैं, उनमें से जो 21% जो नोट्स छापे गए हैं वो सिर्फ इसी साल छापे गए हैं। और ये ग्राफ को आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रिंटिंग, ये ग्राफ जो आपको शो किया गया है वो है प्रिंटिंग का, कितना प्रिंट हुआ पर मंथ में यूएसए के अंदर जो मनी प्रिंटिंग हुई है वो इसका ग्राफ बता रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने आप बात की कि मनी प्रिंटिंग का क्या रोल है इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द मनी सप्लाई इज द ओनली वन, यानी प्रिंटिंग मनी इज द ओनली वन फैक्टर इन द क्रिएशन ऑफ इन्फ्लेशन। टिपिकली inflation happens when the money supply grows, money printing grows, and the economy is at or near full employment. इवन जब एम्प्लॉयमेंट पूरा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एम्प्लॉयमेंट, तब भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। बिकॉज बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है लोगों के हाथों में, मोर मनी इन द पीपल हैंड्स, और लोगों के हाथों में कैश बढ़ जाता है। तो कैश बढ़ेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में, और लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी मार्केट के अंदर, और सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन। अगर आपको इस पूरे वीडियो का अगर एक लाइन में जवाब चाहिए इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं, दैट इज दिस, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। मतलब बहुत सारा पैसा है मार्केट के अंदर बट उतनी सप्लाई नहीं है लोगों को देने के लिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। तो हम ये देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो फिलहाल इन्फ्लेशन रेट है वो है 6.30%, जो कि बहुत ज़्यादा। आपने देख लिया कि यूएसए की 5% थी, और जो इंडिया की जो है वो है 6.30%। तो आप ये सोचिए और दिमाग लगाइए कि अगर आपके एफडी जो कि आप इन्वेस्ट करते हो एफडी के अंदर, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5%, जबकि इन्फ्लेशन रेट जो इंडिया में चल रही है वो है 6.30%। मतलब आपकी इन्फ्लेशन रेट ही अगर एफडी से ज़्यादा होगी तो आपको किस तरह का रिटर्न मिलेगा। आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस तरह से एफडी को कंसिडर करते हैं, क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाती है कि नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए यस और नो में।
वैसे तो पार्ट फर्स्ट है ये वीडियो का, बट पार्ट सेकंड में जो होगा वो हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन रेट को किस तरह से बीट करना है। फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ है जो कि इंडिया की इन्फ्लेशन रेट का है पिछले एक साल के अंदर, जो एनुअल परसेंट चेंज ऑन इन्फ्लेशन रेट। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं कि इंडिया की जो इन्फ्लेशन रेट है, यहाँ पे जो ग्राफ के अंदर जो है, मैंने आपको 6.30% का इन्फ्लेशन रेट बताया, बट यहाँ पे अभी अप्रैल मंथ का ही ग्राफ अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट है इंडिया के अंदर भी पिछले साल तक 7% तक बढ़ चुकी थी। फिर आरबीआई ने इस पर थोड़ा कंट्रोल लाने की कोशिश की, और मई मंथ के अंदर जो मैंने आपको डेटा बताया वो बता रहा है कि 6.30% का इन्फ्लेशन रेट है। और इसको कंट्रोल करने का हाथ जो रहता है वो रहता है आरबीआई के पास। आरबीआई एक ऐसी अथॉरिटी है जो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल रखती है सारी बैंक्स के ऊपर। आरबीआई तो जो आरबीआई है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए है जो है इन्फ्लेशन रेट को कंट्री के अंदर कंट्रोल रखती है। आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हैं कि द सेंट्रल बैंक हैड केप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड फॉर द 5th टाइम इन अ रो एट 4%। मतलब जो रेपो रेट जो है वो 4% पे है। और रेपो रेट के ऊपर अलग से वीडियो बन सकता है और आगे वीडियो आएगा इसके ऊपर, बट हमें अगर ब्रीफ में जानना है कि रेपो रेट है क्या, तो ये एक तरह की इंटरेस्ट रेट है कि आरबीआई जो होता है बहुत से बैंकों को लोन देता है, तो जिस इंटरेस्ट रेट पे देता है वो कहलाती है रेपो रेट, और जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक आरबीआई को देते हैं वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। बट हमें रेपो रेट पे ध्यान देना है कि रेपो रेट जो है 4% पे है, और इसी हिसाब से रेपो रेट के हिसाब से ही जो है हमारे जो लोन इंटरेस्ट होते हैं, जो बैंक हमें लोन देती है, होम लोन हो सकता है, कार लोन, किसी तरह का लोन जो होती है वो रेपो रेट पे डिसाइड होता है। तो आपको समझ आ गया कि रेपो रेट किस तरह से आपको रिलेट करती है, किस तरह से आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और प्रेजेंट में जो है आरबीआई ने रेपो रेट के एक जैसे ही रखने का, क्योंकि जो 4% पे उससे ज़्यादा भी कर सकती है आरबीआई, बट क्योंकि कंट्री में क्राइसिस चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो बैंक ये चाहती है, आरबीआई भी चाहती है कि लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल जाए। ज़्यादा जिस तरह से यूएसए की गवर्नमेंट ने किया कि लोगों के हाथों में पैसे पकड़ा दिए, ये एक इनडायरेक्ट तरीका है आरबीआई का, इंडिया का, कि लोगों के हाथों में कैश और ज़्यादा हो, कम इंटरेस्ट रेट पे उनको पैसा मिले, और जितना ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा उतना ज़्यादा इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करेगी। हाँ, इकोनॉमी ग्रो करेगी, ये पॉजिटिव साइड है, बट नेगेटिव साइड क्या है? इन्फ्लेशन रेट का बढ़ना, और इसी कारण इंडिया में इन्फ्लेशन रेट अब बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे आइडियल जो इन्फ्लेशन रेट जो पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी में जो मानी जाती है वो है 2 से 3% की टारगेट। इंडिया की 6 थी, यूएसए की 5% थी, बट जो आइडियल जो इन्फ्लेशन रेट मानी जाती है वो है 2 से 3% के बीच में। और जो आरबीआई ने इसी साल में जो टारगेट लिया है कि इन्फ्लेशन रेट को वो 4% से ऊपर नहीं जाने देंगे, यानी 4% तो इन्फ्लेशन रेट आरबीआई का टारगेट रहा है। वो टारगेट आज इसी साल में जो है इन्होंने डिसाइड किया है। इन्होंने ये कहा है कि 4% की इन्फ्लेशन रेट रहनी चाहिए, उससे 2% ऊपर या 2% नीचे हो सकती है, बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब जो रेंज है वो हो सकती है 2% से 6%, बट इस बार जो है आपने अभी डेटा देखा कि 6.30% से इन्फ्लेशन रेट इंडिया के अंदर दिखा रही है। मतलब 6% का जो टारगेट है वो टूट चुका है, मतलब अपने आइडियल रेंज से वो बाहर जा चुकी है। सिर्फ क्राइसिस के समय या इस तरह से जब होता है तब इन्फ्लेशन रेट का बढ़ना बहुत सामान्य सी चीज़ है। हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं, बट हमें भी ये देखना चाहिए कि क्राइसिस के समय गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है कि इकोनॉमी को ग्रो भी करना है, साथ में लोगों को भी साथ में लेके चलना है। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। हमें गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए और साथ में अपने व्यू पॉइंट्स को भी क्लियर करना चाहिए कि कैसे इकोनॉमी वर्क करती है। ठीक है ट्रेडर्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए।